चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं अब समाजवाद प्रस्तावना का दूसरा अंग है हमारा, और वो है समाजवाद। पहले हमने प्रभुत्व संपन्नता पढ़ा और दूसरा सिद्धांत है समाजवाद, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। समाजवाद होता क्या है, क्या इसका मीनिंग्स है, तो दोनों चीजें मैं आपको यहां पर बताता हूं कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है और इसके साथ साथ मैं आपको उदारवाद का अर्थ भी बताता हूं, ताकि आगे चल करके जब हम एलपीजी को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास इसका अर्थ स्पष्ट होगा। समाजवाद का अर्थ होता है कि ऐसा आर्थिक या राजनीतिक सिद्धांत या ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन, वितरण और विनियमन के संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें तीन बातें, उत्पादन, वितरण और विनियमन, रेगुलेशन, इन तीन व्यवस्थाओं पर अगर सार्वजनिक स्वामित्व है तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाएगा समाजवादी व्यवस्था, राइट। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इन तीनों पर उत्पादन, वितरण और विनियमन, इन तीनों पर अगर व्यक्तिगत स्वामित्व हो जाए, कौन सा स्वामित्व? व्यक्तिगत, तो वही व्यवस्था बन जाती है पूंजीवादी व्यवस्था। ऑनरशिप आ जाता है, इंडिविजुअल कंट्रोल आ जाता है, इंडिविजुअल रेगुलेशन आ जाता है, तो वही व्यवस्था बन जाती है व्यक्तिवादी। तो हमारे देश में समाजवाद को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह आती है कि हमने समाजवाद शब्द को मूल संविधान में स्वीकार नहीं किया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हमारी संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को अंततः स्थापित नहीं किया था। तो यह प्रश्न बनता है कि आखिर क्यों अंततः स्थापित नहीं किया, क्या कारण था कि हमने मूल संविधान में समाजवाद नहीं डाला। तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी लेना है कि क्यों नहीं हमने डाला। वैसे दो दृष्टिकोण से हम इनके कारणों को देख सकते हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से, क्या कारण था, क्या परिस्थितियां थी जिससे हमने समाजवाद शब्द को अंततः स्थापित नहीं किया, और दूसरा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से क्या स्थितियां थी। तो अगर हम पहले अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था भारत में, और भारत नहीं चाहता था कि शीत युद्ध की ज्वाला में भारत झुलसे या उसमें धधके, क्योंकि हम तुरंत ही आज़ाद हुए थे। और ऐसी स्थिति में 1945 के बाद से जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप कोल्ड वॉर के दौरान ही फ्री हुए। आइडियोलॉजिकल वॉर था। अगर हम अपने संविधान में पूंजीवाद या उदारवाद शब्द को डालते तो समाजवादी राष्ट्र नाराज हो जाते, और अगर हम समाजवादी शब्द को डालते तो उदारवादी राष्ट्र नाराज हो जाते। लेकिन हम सभी से सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, और हमने जो अप्रोच बनाया था अपनी शासन व्यवस्था, अपनी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उसमें हम दोनों विचारधाराओं के मूल्यों को ग्रहण करना चाहते थे। जो जो हमारे सर्कमस्टांसेस के अनुकूल था, हमारी प्रकृति और हमारी परिस्थितियों के अनुकूल था, उन सभी सकारात्मक मूल्यों को हम ग्रहण करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा उचित था
कि हम किसी भी विचारधारा को अपने संविधान में स्थान ना दें या हम इस विचारधारात्मक द्वंद्व से अलग रहें। हमने समाजवाद शब्द को नहीं डाला। एक शब्द में आप कह सकते हैं क्योंकि भारत शीत युद्ध की ज्वाला में धधकना नहीं चाहता था, इसलिए हमने इसको नहीं डाला। अब कुछ कारण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से थे। दो महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से थे जिससे हमने समाजवाद नहीं डाला। एक बात तो यह कि समाजवाद से जो हम लेना चाहते थे, जो भी सोशलिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, वो सब हम अपनी संविधान की प्रस्तावना में ले चुके थे। जैसे आप देखिए कि प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द का उल्लेख था। शुरू से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो हमने प्रस्तावना डाला उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा का उल्लेख है, जो समाजवाद के क्रस्ट को इंडिकेट करता है या समाजवादी भावना को इंडिकेट करता है। आर्थिक न्याय पहले से उपलब्ध था। दूसरी तरफ अगर आप भाग 3 में समानता के अधिकारों की चर्चा करें तो उनका संबंध भी समाजवादी विचारधारा से है। इसी तरीके से अगर आप भाग 4 देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत के नीति निर्देशक तत्व, तो ये लगभग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए, क्योंकि ये कल्याणकारी अवधारणा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सहयोग, सौहार्द, सद्भावना, इन सबको बढ़ाने के लिए राज्य को दायित्व सौंपते हैं और समाजवादी व्यवस्था में ही राज्य को दायित्व भी सौंपे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय या संविधान के भाग 3 में उल्लिखित समानता का अधिकार या भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व, ये सब हमारे संविधान में पहले से विद्यमान थे। और जब ये सब पहले से विद्यमान थे तो हम समाजवाद शब्द डाल करके पूंजीवादी राष्ट्रों से बुराई क्यों लें, क्या जरूरत है? इसलिए हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद शब्द को अंततः स्थापित नहीं किया। एक और कारण था ना डालने का, भारतीय समाज के लिए उपयुक्त अर्थव्यवस्था ना तो प्योर कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी पर आधारित थी और ना ही शुद्धतम रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारे लिए अनुकूल थी। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही चल सकते थे। मिक्स्ड आइडियोलॉजी या मिक्स्ड इकोनॉमी ही हमारे लिए उचित थी। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना चाहता था, इसलिए हमने समाजवाद नहीं डाला। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कंसेप्ट अपनाया गया है वो उसके 2 डायमेंशन है। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को देखें तो 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन तो है जो उत्पादन, वितरण और विनियमन के आधार पर किया जाता है, या आप इसको कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र पर आधारित है, कार्य के आधार पर। और एक हम देखते हैं विचारधारा के आधार पर। कार्य के आधार पर हम कृषि को भी बराबर इंपॉर्टेंस देना चाहते थे जितना हम उद्योग को देना चाहते थे, और जितना हम कृषि और उद्योग को इंपॉर्टेंस देना चाहते थे वैसे ही हम सेवा क्षेत्र को इंपॉर्टेंस भी देना चाहते थे। सेवा क्षेत्र, तो हम तीनों क्षेत्रों को महत्व देना चाहते थे। ऐसी स्थिति में हमारे लिए अनिवार्य था कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट करें। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक डायमेंशन तो यह आ जाता है कि भारत में कृषि, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्रों को तरजीह प्रदान की जाती है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
दूसरी तरफ विचारधारा के आधार पर हम पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सकारात्मक मूल्यों को एक्सेप्ट करना चाहते थे, जिस कारण से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। उदाहरण देखिए, आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 व्यापार, वृत्ति और उपजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है, जो संकेत देता है उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। आपको अपना काम चयन करने की स्वतंत्रता है, आप क्या करना चाहते हैं, राज्य आपको नहीं बताएगा, और समाजवादी व्यवस्था में इस तरीके का प्रावधान नहीं है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी प्रवृत्ति, अपने हुनर, अपनी कुशलता के आधार पर व्यापार, कार्य, सेवा जो भी चूज करना चाहता है वो चूज कर ले। एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, दूसरी तरफ जो व्यक्ति जितना काम करेगा, जितना सृजित करेगा, जितना मुनाफा प्राप्त करेगा, उसी के आधार पर वो कर प्रदान करेगा राज्य को। अगर आप मिनिमम प्राप्त करते हैं, 5 लाख या उससे कम आय प्राप्त करते हैं, तो आपको कोई कर देने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे दायित्व के रूप में आपके ऊपर कर ज्यादा अधिरोपित किया जाएगा, जो समाजवादी व्यवस्था को इंडिकेट करता है। तो कर अनिवार्य नहीं है। अगर हम दुनिया के बहुत सारे पूंजीवादी देशों में देखेंगे तो वहां पर फर्स्ट डॉलर, पहला डॉलर भी यदि आपने कमाया है तो वो टैक्स पे ही होगा। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम मान के चलते हैं कि अगर आपने एक मिनिमम प्राप्त किया है तो आपकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है, अन्यथा आप उदास हो जाएंगे, आप काम करने के प्रति आपके अंदर नैराश्य पैदा हो जाएगा। तो आप देखिए, जहां एक तरफ हमने व्यापार, वृत्ति और उपजीविका की स्वतंत्रता प्रदान की है, वहीं दूसरी तरफ हमने प्रोग्रेसिव टैक्सोनॉमी को भी अपनाया है, जो समाजवाद को इंडिकेट करता है, समाजवाद की तरफ संकेत देता है कि हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी भी है। तो 2 डायमेंशन हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिकेट करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना चाहते थे, और जिस समय हम अपने संविधान को निर्मित कर रहे थे, ना तो समाजवादी राष्ट्रों के पास मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई संकल्पना थी, और ना ही उदारवादी राष्ट्रों के पास मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई संकल्पना थी। ठीक, तो मैंने आपको कुछ जो कारण बताए कि एक तो शीत युद्ध था, इस कारण से हमने नहीं एक्सेप्ट किया। दूसरा, संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उल्लिखित था प्रस्तावना में, इसलिए हमने मूल संविधान में समाजवाद नहीं डाला। भाग 3 में उल्लिखित समानता के अधिकार के कारण से नहीं डाला, या मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण से नहीं डाला, या भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों के कारण से नहीं डाला। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये सभी कारण जो मैंने आपको बताए, ये तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के दौरान भी थे, जब हमने हमारे संविधान में समाजवाद शब्द को अंतः स्थापित किया, उस समय भी ये सभी कारण मौजूद थे। तो फिर हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द अंतः स्थापित क्यों किया? यह प्रश्न उत्पन्न होता है जब सब कुछ विद्यमान था। देखिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तब भी उल्लिखित था जब हमने समाजवाद डाला 42वें संविधान संशोधन में, तब भी मूल अधिकार में समानता का अधिकार था, तब भी नीति निर्देशक तत्व विद्यमान थे, तब भी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, और तब भी शीत युद्ध चल रहा था। तो फिर आपने समाजवाद शब्द क्यों डाला? ये प्रश्न हमें पूछने की जरूरत है, और हम बात करते हैं इस प्रश्न पर कि हमने क्यों समाजवाद शब्द को अंतः स्थापित किया। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में
समाजवाद शब्द अंतः स्थापित करने के क्या कारण थे या कौन सी परिस्थितियां थी, उन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। पहली परिस्थिति देखिए, बिल्कुल ध्यान से आपको समझते जाना है। पहली बात है कि हमने शुरुआती से ही राष्ट्रीयकरण की नीतियां अपनाई थी और राष्ट्रीयकरण की अवधारणा एक तरफ से समाजवादी प्रवृत्ति की अवधारणा पर आधारित थी, लेकिन समाजवाद का सार इसमें नहीं था। तो हमने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई और हमने देखा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन ये राष्ट्रीयकरण की नीतियां सफल साबित नहीं हो सकी। उसका कारण था कि राज्य का स्वामित्व तो आ गया, लेकिन राज्य को उद्योगों के स्वामित्व को करने का हुनर नहीं था या लोगों से कैसे स्वायत्त तरीके से काम करवाया जाए इसकी प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि अभी तक हम पूंजीवादी व्यवस्थाओं में काम करते रहे थे। हमारे श्रमिक लोग तभी काम करते थे जब उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन होता है, उनके ऊपर गाइडेंस होती है, निदेशक होते हैं। लेकिन राज्य सभी उद्योगों को निर्देशित कर सकता था क्या? ऐसी स्थिति में आपने अचानक राष्ट्रीयकरण को अपना लिया अगर, तो राज्य को व्यापार करने का तजुर्बा तो था नहीं, न राज्य को व्यापार करने का तजुर्बा था और न हमारे श्रमिकों के स्वतः कार्य करने का तजुर्बा था, स्वैच्छिक रूप से काम करने का तजुर्बा था। तो राष्ट्रीयकरण की नीतियां एक तरीके से सफल साबित नहीं हो पा रही थी, जो हमें प्रतिबद्ध करता है कि हम समाजवाद की तरफ जाएं। दूसरी बात, जब हमने नेशनलाइजेशन को अपनाया तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा परिश्रम के आधार पर विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहा था। उसको जो काम दे दिया गया वही काम करने के लिए वो मजबूर था। वो अपनी हुनर का सही प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। और अगर आप अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल काम नहीं करेंगे तो उत्पादन क्षमता घट जाएगी, अपने आप उत्पादकता बढ़ करके नहीं आई। अगर मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो राजनीति विज्ञान ही मुझे पढ़ाने के लिए कहा जाए तभी ठीक है। अगर आप कहें कि नहीं साहब आप गणित पढ़ाइए, तो प्रोडक्टिविटी निकल करके नहीं आएगी। तो क्योंकि उस समय जो रोजगार दिया जाता था नेशनलाइजेशन पॉलिसी के आधार पर, वो किसी को कोई भी रोजगार दे दिया जा रहा था। उसके स्किल को देख करके, उसके हुनर को देख करके काम नहीं किया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरी बड़ी स्थिति थी कि जन कल्याण का अभाव पाया जाता था। वेलफेयर के लिए कोई बहुत ज्यादा काम राज्य नहीं कर पा रहा था। इसका कारण आप कह सकते हैं कि संसाधनों का अभाव था। बिजली है, पानी है, अन्य सुविधाएं हैं, ये सब हमारे देश में प्रचलित नहीं हो पाई थी अभी तक। चौथी चीज, सामाजिक सुरक्षा का अभाव था। सोशल सिक्योरिटी के लिए हमने कोई खास काम नहीं किए थे। पांचवा कारण था, कमजोर और पिछड़े वर्गों को नजरअंदाज किया जा रहा था नेशनलाइजेशन पॉलिसी के दौरान भी। छठवीं स्थिति थी, राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद भी आर्थिक संचय बढ़ रहा था। ये सब कारण से कैसे मुक्ति पाई जाए? जब तक इन सभी अव्यवस्थाओं से मुक्ति नहीं पाई जाएगी, तब तक देश की अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद शब्द अंतः स्थापित कर दिया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड डाल दिया। इसके बाद अब आप ये देखिए कि जो समाजवाद हमने डाला, क्या वो समाजवाद रूस और चीन की प्रकृति का समाजवाद था? जैसा रूस और चीन समाजवाद की प्रैक्टिस पहले से कर रहे थे, क्या हमारा समाजवाद भी वैसा ही था? तो नहीं। हमारे समाजवाद की कुछ अलग विशेषताएं हैं। हमारा समाजवाद कुछ भिन्न प्रकृति का है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा समाजवाद डाला, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से ये रूस और चीन के समाजवाद से अलग है। तो इसके लिए थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि रूस और चीन का समाजवाद क्या है। आप ये देखिए, रूस में जो समाजवाद है वहां राज्य बहुत शक्तिशाली है था, अब तो समाजवाद वहां भी नहीं है, और श्रम आधारित समाजवाद था। औद्योगिकरण को या श्रमिकों को समाजवाद में केंद्रीयता प्राप्त थी। सब कुछ राज्य का है और राज्य के लिए ही आपको काम करना है। दूसरी तरफ अगर चीन के समाजवाद को देखें तो वहां दल बहुत प्रभावी था। जो समाजवादी दल है वो बहुत प्रभावी था और सब कुछ दल में निहित था। हमारे यहां पर अलग प्रकृति का समाजवाद हमने स्वीकार किया। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो हमारा जो समाजवाद है वो लास्की के लोकतांत्रिक समाजवाद से प्रभावित है। लोकतांत्रिक समाजवाद, लास्की के लोकतांत्रिक समाजवाद में दोनों विचारधाराओं का अच्छा समावेश किया गया है। इसमें जहां एक तरफ समाजवाद भी है, वहीं दूसरी तरफ उदारवाद के भी चरित्र शामिल हैं। लास्की साहब लोकतांत्रिक समाजवाद के पिलर हैं और हमारे प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, लास्की के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। यूनाइटेड स्टेट में जॉन एफ कैनेडी, लास्की और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे और लोकतांत्रिक समाजवाद में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है इस समाजवाद को विकसित करने में। तो हमें देखना है कि इस लोकतांत्रिक समाजवाद की खास विशेषताएं क्या हैं। पहली बात आप देखिए कि इस समाजवाद में समाज के संसाधनों पर विशिष्ट वर्ग का विशेषाधिकार नहीं होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में जो समाजवाद से किसी विशिष्ट वर्ग का कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। दूसरी बात, सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा, इन सब के बारे में प्रावधान किया जाता है इस सोशलिज्म में। किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने का अधिकार नहीं होता है, जो हमारे देश में है। हमारे देश में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं और व्यक्ति के विरुद्ध भी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हमारे देश में जो समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, उसमें यह स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य की कोई संस्था हनन नहीं कर सकेगी। दोनों, एक और विशेषता, तीसरी चौथी विशेषता जो है यहां पर, शासक और शासितों के लिए बराबर कानून होंगे। अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री से कोई असंवैधानिक कार्य हो जाता है, अवैधानिक कार्य हो जाता है, तो दंड का उतना ही प्रावधान प्रधानमंत्री के लिए है जितना कि एक सामान्य नागरिक के लिए है। तो शासक और शासितों के लिए भिन्न भिन्न कानूनों का कोई प्रावधान नहीं है, एक जैसे कानूनों की स्थितियां हमारे यहां पर पाई जाती हैं। इसी तरीके से राजनीतिक सत्ता पर किसी विशिष्ट व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, विशिष्ट समुदाय का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय में पैदा हुआ हो, वो भारत के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद पर पहुंच सकता है। ये हमारे देश के लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषता है। सत्ता सभी के लिए, सत्ता के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं। राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये सब चरित्र जो मैंने आपको बताए, ये समाजवाद से मिलते जुलते हैं।
साथ में हमने यह भी ध्यान रखा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो क्या काम करना चाहता है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो मजदूर बनना चाहता है, वो राजनेता बनना चाहता है, वो मास्टर बनना चाहता है। कुछ भी आप अपनी प्रवृत्ति से कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको इन्फोर्स नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। तो उदारवादी जहां स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद में उस स्वतंत्रता को भी महत्व दिया गया है। तो भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद समानता और स्वतंत्रता दोनों का एक सुंदर समन्वय है और लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा का पहला प्रयोग है। विश्व में पहली बार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के आधार पर जिस संविधान का निर्माण किया गया वो भारतीय संविधान है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के समाजवाद की क्या क्या खास खास विशेषताएं रही हैं। इन विशेषताओं से ही स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में जो समाजवाद लिया गया उस समाजवाद के उद्देश्य क्या है। हमने जो समाजवाद को अंततः स्थापित किया, लोकतांत्रिक समाजवाद को, किन उद्देश्यों को वो प्राप्त करना चाहता है। पहला, हम लोक कल्याण को बढ़ावा देना चाहते हैं, जन कल्याण को। जो अभावग्रस्त निरीह प्राणी है उसको ऊपर उठा करके सक्षम बनाना हमारे समाजवाद का एक लक्ष्य रहेगा। दूसरा, हम सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद का एक फीचर भी है। तीसरी, समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, हमारे समाजवाद का यह लक्ष्य है। चौथा, आर्थिक संचयन को रोकना चाहते हैं। हालांकि ये लक्ष्य अभी तक हमने प्राप्त नहीं कर पाया है और 70 साल का हमारा इतिहास हो गया है। आर्थिक संचयन और आर्थिक रूप से विभेद को लेकर के विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जहां लगभग 78% संपत्ति पर 1% लोगों का स्वामित्व आज भी है। 90% संपत्ति पर 10% लोगों का स्वामित्व है और 10% संपत्ति पर 90 लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कैपिटल कंसंट्रेशन तो है, लेकिन लक्ष्य हमारा कैपिटल कंसंट्रेशन के विपरीत है, कैपिटल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम भी किया जाता है। पांचवा हमारा लक्ष्य है समता मूलक समाज की स्थापना करना, एगलिटेरियन सोसाइटी बनाना है हमें। आगे चल करके मैं आपको एगलिटेरियंस पर एक पूरा लेक्चर होगा हमारा, जब हम मैकफर्सन को पढ़ेंगे, जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे, तो हम समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं जहां पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कोई किसी भी प्रकार से कोई शोषण नहीं कर सकेगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। ये हमारे समाजवाद के लक्ष्य हैं जिनको हमें प्राप्त करना है। अब बात कर लेते हैं कि इन विशेषताओं और इन लक्ष्यों को लेकर के हमने जिस समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंततः स्थापित किया, क्या वो कभी व्यवहारिक रूप धारण कर सका? क्या वास्तव में उसे हमने जमीन पर प्रयोग भी किया या नहीं किया? यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी इस व्यवहारिक स्थिति पर भी उत्पन्न होते हैं। तो अब हमें देखना है कि भारतीय समाजवाद भारत में समाजवाद का व्यवहारिक क्रियान्वयन कैसे होता है, इस पर हमें विचार करना है। 3 पार्ट में बांट करके हम व्यवहारिक क्रियान्वयन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आरंभिक परिणाम क्या हुए भारतीय समाजवाद के, जब हमने 1976 में अंततः स्थापित किया। तो एक चरण 1976 से लेकर के और 1990 तक का रहा। अपने जहन में यह बना करके रखना, इस समय हम समाजवाद के तरफ झुके हुए थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिन कारणों से 1990 के दशक में हम समाजवाद से दूरियां बनाने लगे। तो दूसरा फेज हम समाजवाद से दूरियों का लेंगे
1990 से लेकर के और 2005 तक हम समाजवाद से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, या हम समाजवाद को उतनी तरजीह प्रदान नहीं कर रहे थे जितनी कि हम उदारवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था को प्रदान कर रहे थे। तीसरा, 2005 से लेकर के और अब तक की स्थिति है, और अब स्थिति यह है कि हम दोबारा समाजवाद की तरफ जा रहे हैं। क्या प्रमाण है हमारे पास कि क्यों हम दोबारा समाजवाद की तरफ जा रहे हैं, क्या कारण है, इस सब का अध्ययन हम यहां पर करेंगे। तो 3 पार्ट में बांट करके हम समाजवाद की व्यवहारिकता को देख सकते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं पहले पार्ट में, भारत में समाजवाद की व्यवहारिकता 1976 से लेकर के और 1990 तक क्या सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए और क्या नकारात्मक परिणाम दिखाई दिए, इनको ध्यान में रख करके काम करना है। समाजवाद जब हमने अंतः स्थापित किया तो पहला पॉजिटिव कैरेक्टर आया इंक्लूसिवनेस का, समावेशी नीतियों का निर्माण होना शुरू हो गया। हमारे देश में समावेशी नीतियां निर्मित होने लगी, यहां तक कि सरकार ने लोगों को कुशलता के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर भुगतान मिलने लगा, किसी भी व्यक्ति का शोषण की व्यवस्था नहीं की गई। तो एक अच्छी स्थिति हमारे सामने ये आई कि हम सकारात्मक परिणाम की तरफ पहुंचे, इंक्लूसिवनेस। दूसरा जो पॉजिटिव रिजल्ट हमें यहां पर मिला वो राष्ट्रीयकरण की नीतियों को सकारात्मक बनाने में मिला या सक्रिय करने में मिला। राष्ट्रीयकरण की नीतियों को सक्रियता प्राप्त हुई। क्योंकि लोगों को अब जो उद्योग में जो काम करते थे, राज्य के नियंत्रण में उद्योग थे, उन कामों में अपनापन महसूस होने लगा। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं जिससे आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रीयकरण में क्या परिवर्तन आया। क्योंकि सामान्यतः यह होता है या मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जब तक देख रेख करने वाला व्यक्ति होगा तब तक तो हम काम करते रहते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन हटा, हमारा काम करना बंद हो गया। ये एक सामान्य मनुष्य की पहचान होती है, या सामान्य मनुष्य इस प्रवृत्ति पर काम कर रहा होता है। मजदूरों के ऊपर अगर आप देख रेख रखेंगे तो मजदूर काम करता रहेगा, और जैसे ही आप हटे वैसे ही मजदूर ने काम करना बंद कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान या औपनिवेशिक काल में हमें यही सीखने को मिलता है। अंग्रेज जब तक बैठा रहेगा तब तक हम काम करते रहेंगे, क्योंकि हम काम इच्छा से नहीं करते, स्वेच्छा से नहीं करते। जैसे आप लोग भी देख लीजिए, अगर आपको बचपन में जब पढ़ा करते थे तो मम्मी पापा जब ऑब्जर्व करें तभी आपको पढ़ना है, मम्मी पापा थोड़ा इधर उधर हुए आपकी पढ़ाई बंद। तो ऐसी स्थिति वास्तव में पूंजीवादी प्रवृत्तियों में है। समाजवाद की स्थिति यह होती है कि नहीं साहब, मैंने काम खुद किया है, स्वैच्छिक प्रवृत्ति जागृत होती है। 2 सूत्र मैं आपको बताता हूं जिससे आप पहचान जाएंगे कि समाजवाद की प्रवृत्ति क्या होती है और पूंजीवाद की प्रवृत्ति क्या होती है। समाजवाद और साम्यवाद 2 शब्द सुने होंगे। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर काम करता है और आवश्यकता के आधार पर प्राप्त करता है, वो कार्य के आधार पर प्राप्त करता है। फिर से सुनिए, आपको प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर काम करता है और कार्य के आधार पर प्राप्त करता है। यह समाजवादी व्यवस्था होती है। जितना हमने किया उतना मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, यह अश्योर है, गारंटी है इस बात की।
अगर मैंने दिन भर में 100 रुपए का काम किया है तो 100 रुपए मुझे मिलेगा। पूंजीवाद में यह गारंटी नहीं है, वहां अतिरिक्त मूल्य पाया जाता है। अगर आपने दिन भर में काम 100 रुपए का किया है तो हो सकता है आपको 60 रुपए ही मिले और 40 रुपए अतिरिक्त मूल्य के तौर पर पूंजीपति आपसे निगल जाए। तो समाजवाद में निगलने की कोई संभावना नहीं है, कोई शोषण आपका नहीं कर सकता है। यह एक अच्छी चीज है। यही समाजवाद जब आगे बढ़ जाता है और साम्यवाद का रूप धारण कर लेता है, सोशलिज्म कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है जब, तो सूत्र बदल जाता है। तब स्थिति आती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर काम करेगा और आवश्यकता के आधार पर प्राप्त करेगा। वर्क विथ कैपेसिटी, और जितनी वो नीड है उतना ही वो गेन करेगा। ये कम्युनिज्म में स्थिति आ जाती है। तो अब जब हमने समाजवाद को अपनाया और राष्ट्रीयकरण की नीति में अपना लिया, तो लोगों को यह समझाया कि यह काम आपका है और जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको प्राप्त होगा। तो लोगों का काम करने में मन बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन कम होता चला जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही काम करने के लिए प्रेरित होने लगेगा। जैसे आप देखिए कि अगर हम 1976 से पहले भारतीय रेल में देखें तो लिखा रहता था कि रेलवे राज्य की संपत्ति है। पहले ऐसा ही लिखा जाता था, ब्रिटिश पीरियड में भी और शुरुआती दौर में हमारे देश में, स्वतंत्र भारत में भी। ये राज्य की संपत्ति पर है, इसको नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। तो आप सोचते थे कि दंड तो तब मिलेगा ना जब कोई देखेगा, और जब कोई देखेगा ही नहीं तो दंड कैसे मिलेगा। तो राज्य की संपत्ति पर या पॉपुलर जो कॉमन प्रॉपर्टी होती थी, लोग उसको नुकसान पहुंचा देते थे। कई बार रेलों के शीशे निकाल ले गए, कुछ निकाल ले गए, ऐसा होता था। अब क्या लिखा रहता है, समाजवाद से प्रभावित होकर के हमने अब राज्य की संपत्ति पर लिखना शुरू किया। ये आपकी संपत्ति है, ये संपत्ति आपकी है और इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके अंदर ये कॉन्शियस बढ़ रहा है कि जो राज्य की संपत्ति है वो वास्तव में हमारी